सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कहानियां क्यों अच्छी लगती है? इसके दो कारण हैं। पहला, कहानी हमारा मनोरंजन करती है। दूसरा कारण, हर कहानी हमें अपने जीवन, देश, समाज और दुनिया के बारे में कुछ नया देकर जाती है, कुछ सिखा कर जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलों की कथा, जिसका पहला भाग हीरा मोती की दोस्ती हम आज पढ़ेंगे। यह वह कहानी है जो हमें पशु पक्षियों की दुनिया की सैर कराएगी, साथ ही हमें अपने देश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ भी जोड़ेगी। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन और साहित्य के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां ले चुके हैं। तो आइए चलें कहानी की ओर। कहानी पढ़ने से पहले हम इस कहानी की कुछ मुख्य विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेते हैं। इस कहानी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, यह कहानी सन 1931 में प्रकाशित हुई थी, यानी छपी थी। 1931 का समय आप सब जानते हैं, वह समय था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा ही कुछ संघर्ष इस कहानी में हम देखते हैं दो बैलों के माध्यम से, यानी यह कहानी स्वाधीनता संघर्ष की ओर भी संकेत करती दिखाई देती है। इसलिए इस कहानी को हम प्रतीकात्मक कहानी भी कह सकते हैं। दूसरी विशेषता, ये कहानी हमें पशुओं की, जानवरों की दुनिया की एक झलक दिखाती है और हमें बताती है कि न केवल इंसानों में बल्कि पशुओं में भी भावनाएं होती हैं। तो आओ चलें झूरी के घर और मिले उनके प्यारे हीरा और मोती से। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। काछी यानी किसान, दोनों पछाई जाति के थे। हीरा और मोती पछाई जाति के थे। पछाई जाति बैलों की एक नस्ल है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में मिलती है। पछाई जाति के बैल देखने में तो सुंदर होते ही हैं, ताकतवर होते हैं और जमकर खेतों में काम करते हैं अपने मालिक के साथ। तो हीरा और मोती जो झूरी के खेतों में काम करते थे, वे दोनों साथ साथ रहते थे। साथ साथ उनके बीच में बहुत भाईचारा और मित्रता की भावना पैदा हो गई थी। वे दोनों आस पास बैठे हुए कौन सी मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे, ये कोई नहीं जानता। पशुओं के पास भाषा नहीं होती, लेकिन भावना होती है। विचार विनिमय अर्थात बातचीत, और मूक यानी चुपचाप। चुपचाप बैठे हुए भी वे एक दूसरे को अपने मन की बातें समझा दिया करते थे। एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर वे अपना प्रेम प्रकट किया करते थे। पशुओं के बीच में इसी तरह से व्यवहार हुआ करता है। दोनों कभी कभी सींग में मिला लिया करते थे, क्योंकि जब दोस्तों में घनिष्ठता हो जाती है, पक्की मित्रता हो जाती है, तो धौल धप्पा तो होता ही है। धौल धप्पा का अर्थ शरारत। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, एक साथ मुंह डालते और साथ साथ एक साथ बैठते थे। एक जना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह इतनी पक्की मित्रता थी कि वे दोनों काम एक साथ किया करते थे, एक दूसरे का हर कार्य में साथ दिया करते थे। ये कहानी यहाँ आकर हमें विचार का एक बिंदु देती है। जिस तरह से हमने देखा कि हीरा और मोती में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता है, क्या हम अपने आसपास के परिवेश के जानवरों में भी यही मित्रता और प्रेम देखते हैं? मेरे विचार से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश में, हमारे आसपास हमें अनेक प्रकार के पालतू पशु, पक्षी, जानवर दिखाई देते हैं और हर प्रकार का पशु पक्षी आपस में इसी मित्रता और प्रेम के साथ बंधा हुआ है। उनके जीवन की सभी गतिविधियां इस प्रेम और मित्रता को प्रकट करती हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे से प्रेम और स्नेह का व्यवहार करते हैं। आगे चलते हैं कहानी पर। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को, अर्थात बैलों की जोड़ी को, हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज दिया। किसके साथ? अपने साले गया के साथ, गया के खेतों में काम करने के लिए। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वे तो झूरी के साथ बहुत खुश थे, उसके खेतों में काम करके बहुत खुश थे। तो उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। उन्हें अपना बेचा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। झूरी से दूर जाना, अपने घर से दूर जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए झूरी के साले गया को
घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आने का अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। वह पीछे से हाँकता तो वे दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो पीछे को जोर लगाते। वे अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, विद्रोह प्रकट कर रहे थे। उनके मन में गुस्सा था और अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते कि हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जालिम अर्थात अत्याचारी। गया तो उन्हें मारते पीटते अपने घर की ओर लेकर जा रहा था। संध्या समय यानी शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। गया के घर, नए लोग, नया स्थान। लेकिन दोनों बैल बहुत उदास थे, दिन भर के भूखे थे। जब नांद में लगाए गए और उन्हें भूसा डाला गया तो उनमें से एक ने भी मुंह नहीं डाला। भूसा कैसा? गया ने उन्हें रूखा सूखा घास डाला था। दूसरी बात कि वे बहुत उदास भी थे, इसलिए वे खाना नहीं चाहते थे। उनका दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होने का अर्थ है उदास होना, मन में पीड़ा की अभिव्यक्ति होना। दोनों बैल बहुत उदास थे, एक ने भी नांद में मुंह नहीं डाला। अब यहाँ पर कहानी हमें एक और बिंदु विचार के लिए देती है। क्या सभी पशुओं को अपने रहने की जगह से प्रेम होता है? मेरे विचार से कोई भी पशु हो, जानवर हो या पक्षी हो, अपनी प्राकृतिक परिवेश से, अपनी धरती से, अपने रहने के स्थान से उतना ही प्रेम करता है जितना हीरा और मोती करते थे। जानवरों को भी अगर उनके प्राकृतिक परिवेश से हटाकर पिंजरों में बंद कर दिया जाता है या पक्षियों को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है तो कभी भी वे खुश नहीं रहते। इस तरह से हीरा और मोती के मन की पीड़ा हम यहाँ पर आकर समझ सकते हैं। दोनों ने अर्थात हीरा और मोती ने मूक भाषा में सलाह की। उनके पास जो भाषा थी वो मूक थी। वे चुपचाप एक दूसरे को कनखियों से देखते थे और इशारा करते थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे को कुछ कहा और जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर अपने पगहे तोड़ा डाले। पगहे अर्थात जो गले में बंधी हुई रस्सियां थी वो उन्होंने तोड़ दी, कनखियों से देखकर यानी संकेत भरी दृष्टि से देखकर, और घर की ओर चल पड़े। वहां से हीरा और मोती भाग गए। क्या हीरा और मोती वहां से बाहर निकल पाए? क्या वे अपने घर पहुंच पाए, झूरी के घर? ये भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी कहानी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हमारी कहानी में आए हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों और भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें हम ग्रामीण बोलियों में, ग्रामीण भाषाओं में सुन सकते हैं, जैसे काछी, कोई, पगहिया, पगहा, पछाई और नाद। ये सभी देशज शब्द हैं। यहाँ पर हम कहानी को विराम देते हैं और आपके लिए एक गतिविधि छोड़ते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ इन दो बिंदुओं पर चर्चा करें। पशुओं और मनुष्यों में क्या क्या समानताएं होती हैं और पाठ में आए देशज शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, ये आपको खोजना है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।